हेलो, वेलकम बैक टू परलो इंडिया। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर होगा हमारा ओपन इकोनॉमी का। तो अभी तक हम लोग जो भी देखे थे कि जब भी हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़े थे तो हम लोग एक कंट्री के अंदर क्या क्या चीज हो रहा था, कितना प्रोडक्शन हो रहा था गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बारे में हम लोग जान रहे थे। बट एक कंट्री सिर्फ आप अपने अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं करता है, वो बाहर के देशों से भी गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करता है। तो यही है, एंड ओपन इकोनॉमी इज द वन दैट ट्रेड्स विद अदर नेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड मोस्ट ऑफन आल्सो इन फाइनेंशियल एसेट। तो सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री से भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करे और अदर फाइनेंशियल एसेट का भी, तो उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। अब कोई भी कंट्री कितना ज्यादा ओपन या क्लोज्ड है वो इस चीज से पता चलता है कि उसके जीडीपी का कितना फ्रैक्शन एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से आता है। तो कोई भी कंट्री है जिसका जीडीपी का लेट से 20% वो ट्रेड से आता है, तो वो कंट्री काफी ओपन है। और अगर कोई है जो कि जीडीपी का सिर्फ 10% ही अपने ट्रेड में लगाता है, मतलब फॉरेन कंट्री से एक्सचेंज जो होता है उसका वो 10% ऑफ जीडीपी ही है, तो ये रिलेटिवली क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और अगर बहुत हाई परसेंटेज ऑफ जीडीपी ट्रेड करता है वो बाहर के कंट्री से, तो काफी उसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। अब ये जो हम लोग फॉरेन कंट्री के साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज या फाइनेंशियल एसेट का एक्सचेंज करते हैं, इसको हम लोग दो अकाउंट के तहत स्टडी करते हैं। एक होता है हमारा करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? तो करंट अकाउंट बेसिकली रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड द ट्रांसफर पेमेंट। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कोई भी जो टेबल हुआ या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और ट्रांसफर पेमेंट जो कि पहले देखेगी, लेट से बाहर में कोई इंडियन गया हुआ है वो अपने घर पे पैसा भेज रहा है, तो वगैरह वगैरह का जो ट्रांसफर पेमेंट होता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसफर पेमेंट को हम लोग करंट अकाउंट में पढ़ते हैं। और कैपिटल अकाउंट होता है फाइनेंशियल एसेट। लेट से हमारा कोई भी देश का आदमी यूनाइटेड स्टेट्स के फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगा के कमा रहा है, तो वो सब फाइनेंशियल अकाउंट कैपिटल अकाउंट में आता है। लेट से हमारा कोई कंपनी फॉरेन में जाके बहुत बड़ा फैक्ट्री खरीद लिया, कैपिटल में इन्वेस्ट किया, तो वो सब कैपिटल अकाउंट में आता है। और करंट अकाउंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसफर पेमेंट आता है। उसके अलावा एक ट्रेड बैलेंस भी एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो इसमें अगर ट्रांसफर पेमेंट को हम हटा देते हैं और सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो ट्रेड बैलेंस हो जाता है। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड इज कॉल्ड ट्रेड बैलेंस। उसी तरह ये सब 3-4 टर्म है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ट्रेड बैलेंस। जब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को हम लोग जब ऐड करके देखेंगे, दोनों को जब देखेंगे, तो हमको मिलेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले एक छोटा चीज जान लेते हैं कि जब भी मनी का सप्लाई बाहर से हमारे कंट्री में होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रेडिट, और वो हम लोग के कंट्री में ऐड होगा। मनी का फ्लो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है मनी का फ्लो। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में इंडिया से मनी का फ्लो बाहर जा रहा है तो हमारे लिए वो डेबिट हो जाएगा, और हम उसको नेगेटिव साइन से दर्शाएंगे कि मनी हम लोग लूज किए। तो इसीलिए मनी का साइन ध्यान रखना है। अगर मनी, लेट से हम लोग कोई भी प्लांट बाहर के देश में खरीदें, तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, ये हमारे देश के लिए क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? अब एक टाइम अगर हम लोग केयरफुली नहीं सोचे तो लगेगा अच्छा ये तो क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि हम लोग के पास नया प्रॉपर्टी आया, हम लोग के पास नया प्लांट आया। बट यहीं पे डेंजर ये है कि हम लोग को एट द एंड ऑफ द डे मनी के फ्लो को देखना है। अब जब हम लोग बाहर में प्लांट खरीदे तो हम लोग पेमेंट किए होंगे, तो यहाँ पे पैसा हमारे कंट्री से बाहर गया, तो ये हमारे लिए डेबिट होगा, और इसको हम लोग माइनस सिंबल से अपने बैलेंस ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजिंग चीज है जिसको ध्यान में रखना है। बेसिकली मनी फ्लो फॉलो करना है। मनी हमारे कंट्री के अंदर में आ रहा है प्लस साइन, बाहर जा रहा है तो नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देखे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को जब मिलके हम लोग देखते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये या तो सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? सरप्लस मतलब क्या होता है? जब जितना हम लोग से बाहर जा रहा है उससे ज्यादा हम लोग का कमाई हो रहा है। तो अगर इस टाइप का केस हुआ, जो पॉजिटिव हुआ, जो क्रेडिट हुआ, वो डेबिट से ज्यादा हो जाता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस हम लोग बोल देते हैं। और अगर वही रिवर्स हो जाता है, अगर घाटा में चल रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाता है। जैसे फिस्कल सरप्लस, फिस्कल डेफिसिट होता था, उसी टाइप का कंसेप्ट है। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, इसीलिए नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट है। मतलब करंट अकाउंट
प्लस कैपिटल अकाउंट जब हम लोग करेंगे तो दिस शुड बी ऑलवेज जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है। जब दोनों को ऐड करेंगे करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट को, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट देगा और दोनों को ऐड करके हमेशा जीरो होना चाहिए। इसका ये मतलब है अगर लेट से करंट अकाउंट हमारा सरप्लस में है और करंट अकाउंट हमारा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर और अल्टीमेटली हम लोग का जीरो आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है। यहीं से नाम आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारा ये जो पेमेंट है ये बैलेंस्ड है, जीरो है, ओवरऑल बैलेंस पेमेंट है। तो अगर कोई भी करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ तो इट इज ऑफ नेसेसिटी फाइनेंस्ड बाय ए नेट कैपिटल इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब क्या? पॉजिटिव, मतलब सरप्लस। यही सब देखो टर्मिनोलॉजी है जिसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट में है तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस में होना चाहिए, तभी वो बैलेंस्ड होगा, तभी वो जीरो होगा। इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? लेट से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चलते गया, तो अगर डेफिसिट होगा तो मतलब हमारे देश से नेट बेसिस पे पैसा बाहर निकलते ही जा रहा है। अब जब बाहर पैसा निकल रहा है, लेट से हमारे देश से निकल के यूएस जा रहा है, तो अब रुपीज में उसको पेमेंट तो होगा नहीं, बाहर पैसा जाएगा तो डॉलर के टर्म में जाएगा। अगर हम लोग के कंट्री से डॉलर निकलते ही रहा तो एक समय के बाद हमारा रिजर्व बैंक के पास जो फॉरेन करेंसी है वो घट जाएगा, डॉलर कमते जाएगा और अल्टीमेटली हम लोग को बहुत ही दिक्कत आएगा। इसीलिए करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ऐड करके जीरो कोई भी कंट्री को करना ही पड़ेगा, नहीं तो उस केस में हमारा ऑफिशियल रिजर्व डिप्लीट हो जाएगा और बहुत ही दिक्कत होगा। तो यही बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक इंटरेस्टिंग चीज था। एंड में करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट के बाद एक और छोटा सा टर्म आ जाता है, वो है एरर एंड ओमिशन। मतलब अब इतना बड़ा बड़ा चीज को मेजर करने में कभी कभी इधर उधर प्लस माइनस थोड़ा तो हो ही जाता है, तो एरर एंड ओमिशन में आ जाता है। दिस कंस्टिट्यूट द थर्ड एलिमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और प्लस एरर एंड ओमिशन भी कभी कभी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जोड़ घटाव में थोड़ा इधर उधर गलती हो गया होगा। यही बैलेंस ऑफ पेमेंट का आइडिया है। अब हम लोग चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अभी हम लोग देखें कि जब भी हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड करेंगे तो अमेरिका को पेमेंट हम लोग रुपये में तो करेंगे नहीं, उसको तो डॉलर में पे करेंगे। तो हमारे कंट्री में भी फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी रखना पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। तो क्या बोलता है? द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अदर इज नोन एज द एक्सचेंज रेट। सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो एक्सचेंज रेट। तो बार बार न्यूज में सुनते रहते हो कि आज $1 इक्वल टू 75 रुपया हो गया, कल $1 इक्वल टू 75 रुपया 10 पैसा हो गया। यही है एक्सचेंज रेट। $1 इज इक्वल टू कितना रुपीज है, यही है एक्सचेंज रेट। या कन्वर्सली ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना डॉलर है। तो जब भी किसी भी कंट्री का हम लोग एक्सचेंज रेट निकालते हैं, जो हम लोग पेपर में पढ़ते हैं वो होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। लेकिन नॉमिनल और रियल दो अलग अलग चीज होता है। हम लोग पहले भी नॉमिनल और रियल का डिस्टिंक्शन पढ़े हैं। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी हम लोग पढ़े थे। तो जब भी हम लोग रियल जीडीपी देखते हैं तो हम लोग प्राइस को इग्नोर करते हैं, मतलब प्राइस के चलते जो भी इंपैक्ट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं। तो इसीलिए नॉमिनल अगर हमारा एक्सचेंज रेट लेट से ई है, तो जब हम लोग रियल एक्सचेंज रेट निकालेंगे तो देखो ये ई में फॉरेन प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे पीएफ को और डोमेस्टिक प्राइस पी से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होगा ई इंटू फॉरेन प्राइस डिवाइडेड बाय डोमेस्टिक प्राइस, जहां पे ई इज आवर नॉमिनल एक्सचेंज रेट, पीएफ फॉरेन प्राइस, पी हमारे कंट्री का डोमेस्टिक प्राइस। ये फॉर्मूला हमको देगा रियल एक्सचेंज रेट। तो यही नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट के बीच का रिलेशन। अब देखो ये कैसे वेरी करेगा, अल्टीमेटली ये कोई भी एक्सचेंज रेट डिसाइड कैसे होता है? तो सप्लाई एंड डिमांड से होता है। जिस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट में प्राइस से डिसाइड होता है, उसी तरह मनी मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड ऑफ मनी से होता है। तो लेट से ये डॉलर और रुपीज का हम लोग देखते हैं एक्सचेंज रेट। तो लेट से ये हमारा सप्लाई है और ये हमारा डिमांड है। जहां पे डिमांड सप्लाई कट किया वही हमारा एक्सचेंज रेट बन जाएगा और यही डिमांड एंड सप्लाई हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट को डिसाइड करेगा। इस केस में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मतलब ये एक्सचेंज रेट डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होते रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के जगह पे हम लोग यहाँ पे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस। बट ये समझ लो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, मार्केट में फॉरेन करेंसी का क्या डिमांड है क्या सप्लाई है, वहां जो इंटरसेक्शन हुआ वहां पे इक्विलिब्रियम बन गया और
एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया, जैसे प्राइस डिसाइड होता है गुड्स एंड सर्विसेज के मार्केट में। अब लेट्स से किसी भी कारण से हमारा डॉलर का डिमांड बढ़ गया, डॉलर का डिमांड बढ़ गया तो डिमांड कर्व क्या होगा हमारा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अभी ये पहले हमारा इक्विलिब्रियम था, अब हमारा ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा। देखो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जैसे प्राइस डिसाइड होता है, करेंसी मार्केट में एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है, और वो डिमांड एंड सप्लाई कर्व इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट जैसे हम लोग अभी तक देखे हैं वैसे ही यहां भी होता है। तो इसमें दो टर्म होता है, एक होता है डिप्रिसिएटेड या डिप्रिसिएशन, एक होता है अप्रिसिएशन या अप्रिसिएट। किसी भी करेंसी का वैल्यू जब घट जाता है दूसरे करेंसी के रेस्पेक्ट में तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन हो गया। लेट से अगर आज $1 इक्वल टू 75 रुपये है और कल $1 इक्वल टू 80 रुपया हो गया, तो देखो डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है क्योंकि आज $1 इज इक्वल टू 75 रुपया था और कल वही $1 से 80 रुपया का सामान हम लोग खरीद सकते हैं। तो अगर डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है तो यहां पे बोलेंगे डॉलर अप्रिसिएट कर गया या अप्रिसिएशन हो गया। अब देखो अगर दो करेंसी में से एक करेंसी अप्रिसिएशन हो रहा है तो दूसरा हमेशा डिप्रिसिएशन होगा, क्योंकि हमारा रुपये का वैल्यू घट गया ना। कल वो $1 से हमारा 75 ही रुपया खरीद सकता था, आज वो $1 से हमारा 80 रुपया खरीद के लेके जा रहा है, तो हमारा रुपीस जो है वो सस्ता हो रहा है। तो अगर डॉलर अप्रिसिएट कर रहा है तो ये हमारा डिप्रिसिएट कर जाएगा। यही अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का दो आइडिया है और हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं कैसे होता है। अब देखो ये बेसिकली कुछ टर्म है, स्पेकुलेशन। ये जो फॉरेन मार्केट में जो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज मतलब एक्सचेंज रेट जो इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, इसी का फायदा उठा के बहुत सारा ट्रेडर जो है फॉरेन मार्केट में फॉरेन करेंसी ट्रेड करता है ताकि प्राइस के अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन से पैसा कमा पाए, इसी को बोलते हैं स्पेकुलेशन। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट ये भी बहुत ही रिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का क्या मतलब है, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट बिटवीन कंट्रीज। लेट से इंडिया में 2% है इंटरेस्ट रेट और यूएस में 6% है, तो दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल क्या हो गया, 4%। अब ये एक्सचेंज रेट के लिए इसलिए जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वहां पे हम लोग बैंक में पैसा जमा करके और हम लोग ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए जिस भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वहां पे फॉरेन से पैसा आता है पैसा कमाने के लिए। तो अगर हमारे कंट्री में लेट से इंटरेस्ट रेट कम है और दूसरे कंट्री में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो हमारे कंट्री से पैसा निकाल के रुपीस निकल के दूसरे कंट्री में जाएगा। अब देखो जब दूसरे कंट्री में हम लोग को इन्वेस्ट करना है तो दूसरे कंट्री का करेंसी खरीदना पड़ेगा, तो दूसरे कंट्री का करेंसी अप्रिसिएट होगा क्योंकि उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा, ज्यादा वो करेंसी लोग चाहेंगे, और हमारा देश का करेंसी का डिमांड घटेगा क्योंकि मतलब रिलेटिव टर्म्स में, क्योंकि हम लोग इस पैसा से तो उस देश में इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं। तो जिस देश में हम लोग इंटरेस्ट रेट से पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका करेंसी अप्रिसिएट होगा और हमारा करेंसी डिप्रिसिएट होगा। और ये अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन कहां से आया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में डिफरेंशियल था। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट बहुत ही एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर इनकम एंड एक्सचेंज रेट भी रिलेटेड है। लेट से कोई भी कंट्री में बहुत ज्यादा पैसा लोग कमा रहा है तो वो कंट्री में पैसा कमा के लोग बाहर भी इन्वेस्ट करेंगे। तो जब भी बाहर के कंट्री से हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट या कुछ भी करते हैं तो हमेशा फॉरेन करेंसी में होता है, और फॉरेन करेंसी में जहां भी डिमांड सप्लाई बढ़ता घटता है तो एक्सचेंज रेट बढ़ता घटता है। इसीलिए इनकम और एक्सचेंज रेट भी एक दूसरे से रिलेटेड है। अब एक लास्ट कंसेप्ट है कि ठीक है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट तो करता है, बट एक पीपीपी थियरी है, परचेजिंग पावर पैरिटी एक थियरी है। ये क्या बोलता है, इन द लॉन्ग रन अगर कोई भी ट्रेड बैरियर ना हो, मतलब टैरिफ मतलब टैक्स ऑन ट्रेड, मतलब ट्रेड पे कोई टैक्स नहीं हो, इंपोर्ट पे कोई कोटा ना हो, मतलब कोई क्वांटिटेटिव लिमिट ना लगा दे कि भाई इतना ही कोई भी मटेरियल हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। इन जनरल अगर ट्रेड पूरी तरह फ्री हो, ना कोई ट्रेड पे टैक्स हो ना कोई कोटा हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि $1 जितना गुड्स एंड सर्विसेज यूएस में खरीद पाएगा, उस $1 की इक्विवेलेंट अगर 75 रुपया इंडिया में है तो इंडिया में 75 रुपया में उतना ही चीज खरीदा पाएगा। मतलब एक्सचेंज रेट तो कुछ तो रहेगा, $1 इज इक्वल टू 75 रुपया, मतलब लेकिन दोनों कंट्री में उस पैसा का इस्तेमाल करके सेम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा जा सकता है। अभी अगर
यही आइडिया है एक्सचेंज रेट लॉन्ग रन में परचेजिंग पावर पैरिटी का। ठीक है, मतलब कोई भी अगर लेट से अगर कोई इंडिया में चीनी है, पीपीपी थियरी बोलता है कि अगर 1 किलो इंडिया में चीनी 75 रुपया में खरीदा रहा है तो यूएस में $1 अगर इक्वल टू 75 रुपया, तो यूएस में चीनी का दाम कितना होना चाहिए? $1 होना चाहिए। दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा और सेम गुड्स एंड सर्विसेज को वो खरीद पाएगा। यही हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी बोलता है कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी ट्रेड बैरियर ना हो तो ऐसा फेनोमेनन होगा। अब देखो, अभी तक हम लोग क्या देखे थे? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में पढ़ रहे थे कि एक्सचेंज रेट बढ़ घट रहा था, बट हमेशा ऐसा होता नहीं है। बहुत बार क्या होता है, पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता है कि एक्सचेंज रेट को हम लोग पूरी तरह फ्लेक्सिबल नहीं होने देते, थोड़ा सा ही एप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन करता है, आरबीआई बोलता है नहीं बहुत फ्लक्चुएशन हो गया, अब और नहीं होगा, तो वो सब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एकदम एक्सट्रीम हो गया कि भाई एक्सचेंज रेट अगर $1 इक्वल टू 75 रुपया तो इतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। कभी कभी पेग्ड होता है कि अच्छा थोड़ा सा मूवमेंट होगा बट उससे ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, पूरा फ्लेक्सिबल नहीं होगा। मतलब डिमांड एंड सप्लाई आर नॉट इक्वल, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई कब इक्वल था? जब पूरी तरह मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी था, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट था। बट अगर एक्सचेंज रेट हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं छोड़ रहे हैं तो डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं है। और अगर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं है, लेट से सप्लाई बहुत कम है एज कंपेयर टू डिमांड, तो ये जो एडिशनल सप्लाई है ये किसको करना पड़ेगा? कोई तो करेगा। अगर फ्री मार्केट नहीं कर रहा है तो आरबीआई करेगा। तो जब भी ये फिक्स एक्सचेंज रेट होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा इंटरवीन करना पड़ता है मार्केट में, और उसका जो ऑफिशियल रिजर्व होता है फॉरेन करेंसी वो बहुत ज्यादा उसमें बढ़ता घटता रहता है। तो यही हमारा आइडिया था आज के चैप्टर का। लास्ट चैप्टर इंटरनेशनल इकोनॉमी का छोटा टॉपिक था, बट इंपॉर्टेंट चीज देखे, खास करके कि जब भी कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री से ट्रेड करेगा तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। और हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़े, 2 तरह का एक्सचेंज रेट देखे, एक फ्लेक्सिबल और एक फिक्स्ड, और आरबीआई का उसमें क्या रोल था। सो थैंक यू फॉर टुडे।